तो void क्या करता है? void मतलब ये स्पेसिफाई करता है क्या रिटर्न करेगी वैल्यू, मतलब void लिख रखा है, इट मींस इट विल रिटर्न नथिंग। ये जो फंक्शन है मेन फंक्शन, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और वहीं अगर हम डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दें तो इसमें हमें एक रिटर्न स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या होगा? उसमें रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न 0। ठीक है, रिटर्न 0 क्यों? क्योंकि ये जो 0 है ये इंट का डिफॉल्ट टाइप होता है। इंट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। इंटीजर टाइप है तो इसलिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? 0। हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल भी रिटर्न करा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा 0 रिटर्न कराओ, लेकिन अब वेरिएबल हम यहाँ पे यूज कर नहीं रहे। इस फंक्शन में हमने कभी वेरिएबल यूज किया ही नहीं कहीं पे भी, इसलिए हमको डिफॉल्ट वैल्यू क्या देनी पड़ेगी? 0। ठीक है, इन केस मैं यहाँ पे फ्लोट लिखूं, फ्लोट, तब यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? डिफॉल्ट वैल्यू 0.0। ये डिफॉल्ट वैल्यू उसकी फ्लोट की होगी। ठीक है, लेकिन हम यूजुअली क्या यूज करेंगे? हमेशा void, और रिटर्न स्टेटमेंट को फिर हटा देंगे। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब ये इनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है क्या क्या होते हैं। एक दोनों हेडर फाइल्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन है जिसमें printf scanf printf यूज होता है। ठीक है, और conio.h में get ch और clr scr हमने यूज करा है फंक्शन में। get ch और clr scr फंक्शन यूज करते थे ना, जैसे हमने लिखा get ch, तो ये फंक्शन बन जाएगा। ये किसके अंदर आता है? कोनियो के अंदर। ठीक, इसी तरह से हम पहले लिखते हैं clr scr। तो clr scr फंक्शन क्या करता है? स्क्रीन को क्लियर करने में यूज होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों हेडर फाइल किसके अंदर, ये दोनों फंक्शन किसके अंदर डिफाइंड होते हैं? ये होते हैं conio.h में, conio.header फाइल के अंदर। कौन कौन से फंक्शन? एक तो clr scr और दूसरा get ch। ठीक, और जो printf फंक्शन होता है, printf scanf, ये सब किसके अंदर होते हैं? stdio.h के अंदर, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट इंट मेन मैंने बता दिया फंक्शन कैसे हम इंट भी रख सकते हैं, फिर वॉइड भी रख सकते हैं। printf, अगर कुछ लाइन हमें प्रिंट करना है, डेटा को स्क्रीन में दिखाना है, इस कंसोल में दिखाना है, तो हम printf फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे ये हेलो सी लैंग्वेज, ये हमें आउटपुट में दिखेगा, स्क्रीन में दिखेगा, इसके लिए printf फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर रिटर्न 0 मैंने बता दिया। रिटर्न 0 कब यूज करेंगे? जब हम कोई डेटा टाइप लेंगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये 0 हम लिखते हैं इंटीजर वैल्यू के लिए। ठीक, तो ये था मेन बेसिक फंक्शन। सी के अंदर हम कैसे बनाते हैं फंक्शन को, मेन प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। और इसके आगे के प्रोग्राम अपन लैब्स में कर चुके हैं, तो ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम बनाए थे। ये एकदम बेसिक प्रोग्राम है जिसमें हम बस मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक, ये समझ में आ गया प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं? क्लियर हो गया? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स एक इम्पॉर्टेंट टर्म, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कीवर्ड्स। ये टोकन्स के अंदर आते हैं। टोकन्स मतलब स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, जो हम आगे इसको ब्रेक नहीं कर सकते। अब कीवर्ड उसके अंदर आता है, टोकन के अंदर। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसकी मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को पता होती है, और इसकी मीनिंग C++ की लाइब्रेरी में होती है, स्टोर होती है। ठीक, और ये हमेशा ध्यान रखना, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं सब स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, कभी भी यहाँ कैपिटल लेटर का यूज नहीं होता। ठीक है, सी में टोटल कितने 32 रिजर्व वर्ड्स होते हैं, 32 कीवर्ड्स होते हैं। ये बताया एग्जांपल, ये इतने 32 कीवर्ड्स हैं। ऑटो, ब्रेक, केस, ये स्मॉल में है, यहाँ पे कैपिटल लिखा है CHAR। कॉन्स्ट भी, जितनी भी चीजें होती है सब स्मॉल में लिखी होती है। कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, ये सब कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ओके। क्लियर हो गया? कीवर्ड्स मतलब हमें एज इट इज यूज करना पड़ता है, हम इसको अलग से स्पेसिफाई नहीं कर सकते, और कोई वर्ड यूज नहीं कर सकते। जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है वही वर्ड हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया कीवर्ड्स? फिर आगे आते हैं ऑपरेटर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होते हैं? जैसे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर प्लस करना है तो हमें प्लस ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, माइनस करना है तो माइनस ऑपरेटर। इस टाइप से ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर इज सिंपली अ सिंबल
दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। ये कुछ सिंबल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी होती है। सबसे पहला क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, अर्थमेटिक जैसे हमने अभी देखा प्लस होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, तो अर्थमेटिक में सबसे पहला कौन सा है, यस सर। प्लस, प्लस, माइनस, है ना। हाँ, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब है अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सभी को? हाँ सर दिखाई दे रही है। और ये यस सर, दिखाई सिंपल ऑपरेटर्स हैं, हमने हमेशा यूज किया बचपन से लेके अभी तक। बस यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर अलग हो जाता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है, हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, ठीक। तो अब रिमाइंडर मतलब क्या होता है, जिसमें अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे रिमाइंडर अगर वाला आता है, हमें डायरेक्ट रिमाइंडर अगर चाहिए तो हम डायरेक्ट इस ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे सपोज मैंने लिखा 4, अगर मैं एक नंबर को डिवाइड करूं, यहाँ लिखता हूं, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 डिवाइड बाय 2, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2.5। अगर पूरी तरह हम इसको फ्रैक्शन में पूरा डिवाइड करें तो 2.5 आएगा। लेकिन अगर हम बस रिमाइंडर निकालना चाहें तो रिमाइंडर कितना आएगा इसका, 1, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 से पूरी तरह चलेगा, बचा 1, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। और अगर इनकेस हमें बस रिमाइंडर चाहिए तो हम डिवाइड की जगह कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे, फिर मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये वाला। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को? तो रिमाइंडर ऑपरेटर डायरेक्टली यूज कर सकते हो और तुम उससे क्या कर सकते हो, रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ b और a की वैल्यू दी हुई है, b कितना है 20 और a कितना है 10, ठीक है। तो b डिवाइड बाय b% a लिखा, इट मींस इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0, क्योंकि पूरी तरह से डिविजिबल है। 20 डिवाइड बाय 10 करोगे तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वैल्यू को 1 से इंक्रीज करता है। जैसे a की वैल्यू क्या थी 10, तो 10 से 1 से इंक्रीज करेंगे तो 10 + 1 दैट इज 11 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हमेशा ध्यान रखना 1 से इंक्रीज करेगा वैल्यू को, ठीक। फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देगा। जैसे जो 10 थी वैल्यू a की, तो अब कितनी हो जाएगी, 9। क्लियर है?